नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। रेड सिग्नल तोड़ने पर यातायात संभाल रहे पुलिसकर्मी को कार चालक ने बोनट पर उछालकर 500 मीटर तक घसीटा। नींव खुदाई करते पड़ोसी फैक्ट्री की दीवार गिरी, युवक चोटिल। लोरडी पंडित जी में चोरों का आतंक, चोरियों का खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में रोष, थाने के बाहर प्रदर्शन। 8 दिनों में ट्रेनों में 368 यात्री कचरा फैलाते पकड़े, रेलवे स्टेशन का साफ सुथरा रखने की अपील। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा समर्थकों ने निकाली पैदल यात्रा, उनके मुख्यमंत्री बनने की कामना। और अब खबरें विस्तार से। शहर में मेडिकल चौराहे पर रेड सिग्नल तोड़कर भाग रही कार को ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड पुलिसकर्मी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने कार नहीं रोकी। स्पीड तेज की तो होमगार्ड कर्मी ने उछलकर कार का बोनट पकड़ लिया। इसके बाद भी चालक नहीं रुका और 500 मीटर तक उसे घसीटते हुए ले जाकर कमिश्नर कार्यालय के सामने ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाते ही होमगार्ड कर्मी नीचे गिर गया और चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया। गिरने से होमगार्ड कर्मी को सिर व अन्य स्थानों पर चोट लगी। तभी पास से गुजर रहे एक टैक्सी चालक ने घायल को उठाया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। हेड कांस्टेबल संदीप ने बताया कि उसके साथ कांस्टेबल घनश्याम और होमगार्ड के जवान प्रताप की मेडिकल चौराहे पर ड्यूटी थी। सोमवार की रात करीब 9:30 बजे एक सफेद रंग की अल्टो कार आखलिया की तरफ से आई और सिग्नल तोड़कर जाने लगी। तभी होमगार्ड के जवान प्रताप ने उसे हाथ देकर रोकने की कोशिश की तो चालक कार को उसकी तरफ लेकर आ गया। उसके सामने भागने के लिए स्पीड बढ़ा दी। प्रताप डर गया और उसे लगा कि वह उसे टक्कर मार देगा। इतने में प्रताप उछलकर बोनट के ऊपर चढ़ गया। इसके बाद भी चालक ने कार नहीं रोकी और वह भगा कर ले गया। शहर के बासन औद्योगिक क्षेत्र एम्स अस्पताल के सामने गली नंबर 11 में आज दिन में फैक्ट्री निर्माण के समय नींव खुदाई करते पड़ोसी फैक्ट्री की दीवार ढह गई। हादसे में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। दीवार ढहने से पास वाली दीवार के अहाते में रखे गैस सिलेंडर बच गए, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। सूचने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। हादसे के बाद काफी संख्या में लोग बाग वहां एकत्रित हो गए। एक युवक को मामूली चोट लगना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बासनी औद्योगिक क्षेत्र स्थित एम्स अस्पताल के सामने गली नंबर 11 में एक फैक्ट्री के निर्माण कार्य के समय नींव खुदाई चल रही थी। तब पड़ोसी की आई एक टेक्सटाइल फैक्ट्री की दीवार भी भरभरा कर नीचे गिर गई। गनीमत ये रही कि दीवार के आसपास कोई नहीं था, अन्यथा जनहानि भी हो सकती थी। दीवार पड़ोसी की फैक्ट्री पर इस कदर गिरी कि वह सहारे पर खड़ी रह गई। किसी के हताहत होने की जानकारी भी नहीं मिली है। दोपहर 2 बजे बासनी थाना क्षेत्र में गली नंबर 11 के अंदर एक इत्तला मिली कि पास में फैक्ट्री की कुछ दीवार गिर गई है। जहाँ मौके पे पहुंचे तो देखा कि वहाँ पे पास में ही एक बिल्डिंग बन रही है जिसका भूतल की खुदाई हो रही है जेसीबी के द्वारा। जाट समाज की कोई बिल्डिंग बन रही है जिसमें जेसीबी से खुदाई करने पे पास की जो फैक्ट्री है टेक्सटाइल है, कपड़े की फैक्ट्री है, छिंपा गुलाम रसूल जी की उनकी A1 टेक्सटाइल के नाम से है। उसकी दीवार और उसका काफ़ी जो पोर्शन है जेसीबी जो आरसीसी का पोर्शन है वो डैमेज हुआ है। तो काफ़ी जो इक्विपमेंट्स गिरे हुए वहाँ पे उनके इक्विपमेंट्स थे वो डैमेज हुए हैं। सिलेंडर विलेंडर इनकी फैक्ट्री को नुकसान पहुँचा है और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई और कोई किसी प्रकार की ज़्यादा चोटें नहीं लगी। मौके पर पुलिस ने पहुँच के पूरा प्रबंधन किया और जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शहर के निकट करवड़ इलाके में काफी समय से हो रही चोरियों को लेकर आज ग्रामीणों ने अपना रोष जाहिर किया। पुलिस थाने के बाहर धरना देकर बैठे पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। करवड़ पुलिस थाने के लोडी पंडित जी क्षेत्र में लगातार हुई 8 से 10 चोरियां का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया और ग्रामीणों ने बैठक आयोजित कर इसका आक्रोश जताया। गोवर्धन राम पटेल ने बताया कि उनके घर में चोरी होने के बाद करवड़ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। लोडी पंडित जी ने बीते महीनों में मकानों से सोना चांदी के आभूषण व करीब 5 लाख से अधिक की नकदी 6 से अधिक चोरियां की थी, लेकिन पुलिस अभी भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इससे ग्रामीणों में भारी रोष है। आज लोडी पंडित जी में ग्रामीणों की बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि जब तक अपराधियों का खुलासा कर गिरफ्तार नहीं किया गया तो पुलिस थाने के सामने धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को कल से नागौर हाईवे जाम करने की भी चेतावनी दी है। नहीं मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा न्याय मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। पुलिस प्रशासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय। आपके सामने हम पेश पहला काम के गांव में गश्त होगी। आज तक आपका एक पुलिस वाला चोरी गई कहीं
आपका एक पुलिस वाला गांव में एक दिन के लिए आया और गश्त करने के लिए, तो बता दीजिए हमें। ठीक है, एक काम। दूसरा काम है, आप कह रहे हो कैमरा लगाओ, कैमरा ही चोरी हो जाते हैं और पुलिस उसको ला करके यहाँ रख देती है, किसी को ला करके बताता तक नहीं है कि कैमरे किसने चोरी किए। ठीक है, कैमरे से क्या हो गया? उसके बाद में आज तक 4 चोरी हुई है। एक का रिजल्ट बताओ हमें, तो ये रिजल्ट बड़ा आपके सामने साथ, ये बताओ आपका क्या यही ड्यूटी है क्या मतलब है क्या? बताइए आप, मैं तो हमें ये बता दें, हम तो आपसे न्याय मांग रहे हैं लोडी पंडित जी से। रेलवे द्वारा ट्रेनों में और रेलवे स्टेशनों पर गंदगी फैलाने वाले यात्रियों को कड़ी नजर रखी जा रही है। स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन करने पर रेलवे का जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल पर बनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत पहले 8 दिनों में रेलवे ने इस नियम का उल्लंघन करते बड़ी संख्या में यात्री पकड़े और उन पर 500 रुपए तक का जुर्माना आरोपित किया गया। डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि हालांकि ट्रेन अथवा रेल परिसर में कचरा फैलाते पाए जाने पर आम दिनों में कार्रवाई की जाती है, लेकिन स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत ऐसे यात्रियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे पर 16 सितंबर से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान जोधपुर मंडल पर पहले 8 दिनों में रविवार तक गंदगी फैलाने के कुल 368 मामले पकड़े गए तथा इस मद में यात्रियों से 37,600 रुपए का राजस्व वसूल किया गया। डीआरएम ने रेल यात्रियों से ट्रेनों और रेल परिसर को सदैव स्वच्छ व साफ सुथरा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि रेल परिसर व ट्रेनों में साफ सफाई की उचित व्यवस्था है, लेकिन इसके लिए यात्रियों का सहयोग बेहद जरूरी है। नॉन प्रैक्टिस भत्ता की मांग को लेकर सामूहिक अवकाश पर गए पशु चिकित्सक मंगलवार को 9वें दिन भी काम पर नहीं लौटे। उन्होंने आज भी पशुपालक विभाग के संयुक्त निदेशक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इनके समर्थन में आज गौशाला संचालक भी उतर आए। शहर की 50 से 60 गौशाला के संचालक इनके धरना प्रदर्शन में आज शामिल हुए। राजस्थान गौ सेवा समिति के उपाध्यक्ष प्रकाश व्यास ने बताया कि पशु चिकित्सकों की मांगों पर अब सुनवाई नहीं हो पाई है। जब तक मांगे नहीं मान ली जाएगी तब तक गौशाला संचालक उनके साथ धरना प्रदर्शन में शामिल रहेंगे। वहीं प्रांतीय उपाध्यक्ष मांगीलाल बरासिया ने बताया कि हम पशु चिकित्सकों के साथ है, जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती वे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सकों का अनुदान अप्रैल से लेकर जून तक रुका पड़ा है। इसके लिए आज गौशाला सेवा समिति अध्यक्ष से भी मिले और ज्ञापन दिया गया है। इधर राजस्थान पशु चिकित्सक संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर धर्माराम चौधरी और संभागीय उपाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि सरकार को हठ धर्मिता छोड़कर वेटनरी डॉक्टरों का पक्ष भी सुनना चाहिए। नॉन प्रैक्टिस भत्ता का आदेश जारी कर राहत प्रदान की जाए ताकि पशुपालकों को भी परेशानी नहीं हो और वेटनरी डॉक्टरों के शोषण पर भी अंकुश लग सके। जैसा कि आपको पूर्व में विदित है कि राजस्थान पशु चिकित्सक संघ द्वारा जो ये धरना चल रहा है, जिसमें इनकी जो एनपीए की मांग है, उसके लिए राजस्थान गौ सेवा समिति जिला जोधपुर की तरफ से इनका पूर्ण सहयोग देने के लिए हमने आश्वासन दिया है और आज हम उसी के तत्वाधान में हम इनके साथ आए हैं और लगभग 50 से 60 गौशालाओं वाले जो संचालक है वो इनके बीच में बैठे हैं और इनको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे और जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ेगी हम आपके लिए सपोर्ट के लिए तैयार हैं। प्रकाश व्यास, उपाध्यक्ष राजस्थान गौ सेवा समिति जिला जोधपुर। हम राजस्थान गौ सेवा समिति की तरफ से गौशाला संचालक श्रीमान जिलाधीश महोदय को हमारे सत्र 23-24 के प्रथम चरण की अप्रैल मई जून जुलाई के अनुदान के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और वहाँ से हम यहाँ जो हमारे पशु चिकित्सक संघ राजस्थान पशु चिकित्सक संघ के बैनर तले समस्त राजस्थान में जो अपनी वाजिब मांगों के लिए हड़ताल पर हैं, हम जोधपुर जिले की हमारी राजस्थान गौ सेवा समिति ने ये निर्णय लिया है कि और हमारी प्रांतीय राजस्थान गौ सेवा समिति ने 12/9/2023 को एक मीटिंग करके और पशु चिकित्सक संघ राजस्थान जयपुर को सहयोग देने का आश्वासन दिया था। आज हम उसी कड़ी में हमारे जोधपुर जिले के गौशाला संचालक हमारे राजस्थान गौ सेवा समिति के बैनर तले यहाँ पर हम जोधपुर जिले के पशु चिकित्सक संघ को ये आश्वस्त करते हैं कि जब तक आपका संघर्ष रहेगा हम आपके साथ में हैं और कंधा से कंधा मिलाकर गौ संचालक आपके साथ रहेंगे और आपकी वाजिब मांगों का हम समर्थन करते हैं। जय गौ माता। मांगीलाल पारासिरिया, प्रांतीय उपाध्यक्ष राजस्थान गौ।
स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत अभियान के तहत युवाओं को स्वदेशी रोजगार से जोड़ने के लिए आज से स्वदेशी रोजगार सर्जन अभिनंदन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आगामी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक यह कार्यक्रम चलेगा। अखिल भारतीय स्वदेशी मंच से जुड़े प्रचार प्रमुख धर्मेंद्र दुबे ने बताया कि युवाओं को जो कि सरकारी नौकरी के आस में अपना जीवन खराब कर देते हैं, वे नैराश्य की जीवन जीने लगते हैं। इसके लिए स्वदेशी जागरण मंच के साथ मिलकर युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आज से रोजगार सृजक अभिनंदन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो कि महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। दुबे ने बताया कि आज के युवा स्वरोजगार से जुड़े और देश की जीडीपी में अपना सहयोग दे, साथ ही अन्य लोगों को अपने साथ जुड़े और देश तरक्की में हाथ बटाए। स्वरोजगार के उद्योग धंधे बढ़ने से विकेंद्रीकरण होगा और देश तरक्की की तरफ बढ़ेगा। देश भर में स्वदेशी जागरण मंच के समन्वय में और 36 संगठन मिलकर स्वावलंबी भारत अभियान इस नाम से एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। और उस अभियान का मूल उद्देश्य यह है कि युवाओं के बीच में, जो हमारे देश के युवा हैं, उनके बीच में जो मानसिकता है कि हमें केवल सरकारी नौकरी या नौकरी के लिए ही जाना है और उसके लिए एक लंबा अपना जीवन उसमें खपा देते हैं और अंत में जब वो नहीं मिलती है तब फिर वो दुखी भी होते हैं, समाज में भी उनका कोई ऐसा बड़ा योगदान नहीं हो पाता। इसके लिए हम किस प्रकार नौकरी प्राप्त करने की बजाय नौकरी देने वाले बने, हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप है, हमारा जो उद्यम है, वो स्वयं का एक उद्यम खड़ा करें, भारत की जीडीपी में अपना सहयोग दें। इस प्रकार की मूल भावना युवाओं के बीच में एकत्र करने, जो उद्यमी बन गए हैं उनको समाज में प्रतिस्थापित करने, स्वदेशी का सामान और इन सारी चीज़ों का उपयोग उपभोग समाज में बढ़े, जिससे हमारे स्थानीय उद्योग धंधे पनपें और इस सारे उपयोग के साथ में सहकारिता का बड़ा भाव हो, विकेंद्रीकरण का बड़ा भाव हो। इस भाव को लेकर के ये पूरा स्वावलंबी भारत अभियान चल रहा है। जोधपुर में आज इसके अखिल भारतीय सह संगठक माननीय सतीश कुमार जी का प्रवास है। आज युवा सम्मेलन के नाते जोधपुर के 2 बड़े महाविद्यालयों में भी युवाओं के बीच में कार्यक्रम हो रहा है और जोधपुर के अंदर लगभग 70 से अधिक ऐसे सफल उद्यमी जिन्होंने अपना खुद का उद्यम खड़ा किया और उस उद्यम से आज 50 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। और समाज में इस धारणा को स्थापित करने के लिए इस अभियान में सारे 36 संगठन मिलकर अपने अपने तरीके से यह अभियान चला रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर से महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक, इसके लिए विशेष स्वदेशी सप्ताह का हम आयोजन कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज यहाँ जोधपुर में हो रही है। और राजस्थान मुस्लिम सिलावट समाज ने आज जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। समाज की तरफ से मुख्यमंत्री से मुस्लिम सिलावट समाज के विकास बोर्ड गठन और एमबीसी के तहत आरक्षण की मांग रखी। इसके लिए एक ज्ञापन जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम दिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम सिलावट वेलफेयर संस्थान मरकज मेरठी सिटी के अध्यक्ष इम्तियाज अली और सचिव मोहम्मद साहिद ने बताया कि आज मुस्लिम सिलावटी समाज हर तरह से पिछड़ा है, इसका खुद का कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, साथ ही दिहाड़ी मजदूर पर समाज आश्रित है। समाज के किसी व्यक्ति के पास खुद की कोई खेती बाड़ी या अच्छी नौकरी नहीं है। जोधपुर जिले में मुस्लिम सिलावटी समाज के 1 लाख लोग रहते हैं, वही प्रदेश भर में 5 लाख लोग हैं, मगर उनका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। अति पिछड़ा वर्ग बनकर रह गया। इसके अलावा समाज के लोगों द्वारा आज जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया गया और जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। राजस्थान मुस्लिम सिलावट वेलफेयर संस्थान के बैनर तले आज जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी यह प्रमुख मांग है कि मुस्लिम सिलावट समाज को सिलावट विकास बोर्ड दिया जाए, जिससे प्रदेश के अंदर सिलावट समाज जो पिछड़ा हुआ है, जो निरक्षर है, जिसके पास एक भी एमएलए नहीं है, एक भी आरएस नहीं है प्रदेश के अंदर, और उसकी सबसे बड़ी जनसंख्या जोधपुर में निवास करती है और प्रदेश में लगभग 5 लाख लोग निवास करते हैं मुस्लिम सिलावट समाज के। तो उन सब लोगों के विकास के लिए, उन सब लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए हमें सिलावट विकास बोर्ड दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आपने सबकी बात सुनी है और हमारी भी आप बात सुने कि सिलावट समाज को मुस्लिम सिलावट विकास बोर्ड दे और इनको उन्नति के पथ पर अग्रसर करे। सिलावट समाज हमेशा से आपका सहयोगी रहा है और सिलावट समाज आप
यदि हमें सिलावट विकास बोर्ड देते हैं तो हमेशा आपका ऋणी रहेगा, आपका आभारी रहेगा। बदलते तकनीकी युग में युवाओं में प्रतियोगी की भावना बढ़ गई है। नई तकनीकी युवाओं को रोजगार परक तो बना रही है, साथ ही उन्हें ज्ञान से रूबरू करवाया जा रहा है ताकि वे अपना भविष्य नई योजनाओं में सुरक्षित कर सके। कुछ ऐसा ही आई स्टार्ट की तरफ से आज किया गया। आई स्टार्टअप ने युवाओं को नई तकनीकी और स्टार्टअप में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक कार्यशाला आयोजित रातनाड़ा आई स्टार्ट में किया गया। इसमें इन्वेस्टमेंट के गुर युवाओं को दिए गए। आईटी के उपनिदेशक जेपी जानी ने बताया कि युवाओं के लिए आज कार्यशाला का आयोजन रखा गया। इसके अलावा 2 अन्य महाविद्यालयों में भी युवाओं को स्टार्टअप के लिए ज्ञान दिया गया ताकि वे अपना भविष्य इसमें सुरक्षित करने के साथ सुनिश्चित कर सके। उन्होंने बताया कि आई स्टार्ट नेस्ट जोधपुर की तरफ से यह आयोजन रखा गया। युवाओं को बताया गया कि किसी तरह इन्वेस्टमेंट कर सके और कैसे उसका फायदा उठाया जा सके। इस अवसर पर आई स्टार्ट के को फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर विकास बत्रा एवं निवेदन राठी की तरफ से विशेष जानकारियां युवाओं और छात्रों को प्रदान की गई। इन्वेस्टमेंट के गुर छात्र छात्राओं को दिए गए। यहाँ आई स्टार्ट नेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप्स के लिए एक इन्वेस्टमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 2 स्पीकर्स जो है स्टार्टअप्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। विकास बत्रा जी जो कि रतनाड़ा वेंचर्स के को फाउंडर हैं और निवेदन राठी जी जो कि एक एंजल इन्वेस्टर हैं। वो हमारे यहाँ जो स्टार्टअप्स इंक्यूबेटेड हैं जोधपुर में, जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ बता रहे हैं, उनको ये मार्गदर्शन प्रदान करेंगे कि अपने स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट या फंडिंग की रिक्वायरमेंट जब आती है तो उसको किस तरह से उनको उस अपॉर्चुनिटीज़ को आगे ले जाना चाहिए, किस तरह से उनको इन्वेस्टमेंट के लिए तैयारी रखनी चाहिए ताकि अपने स्टार्टअप की ग्रोथ को वो प्रायोरिटाइज कर सकें। जैसा कि विदित है कि इस इंक्यूबेशन सेंटर में जो कि डिपार्टमेंट ऑफ आईटी की ओर से संचालित है, लगभग 35 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं और यहाँ सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और अन्य एक्टिविटीज़ का आयोजन समय समय पर किया जाता है ताकि इन स्टार्टअप्स को जो एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग फील्ड्स के, उनके साथ रूबरू होने का मौका मिले और वो उनके साथ अपने आइडियाज़ को शेयर कर पाएँ, उनकी जो जर्नी है उनके बारे में जान पाएँ और मदद ले पाएँ उनसे। मैं जेपी जानी, उप निदेशक डिपार्टमेंट ऑफ आईटी। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। भाद्रवा दशम के उपलक्ष्य में त्रिपोलिया बाजार स्थित सिरे उमराव मार्केट की प्रथम मंजिल पर स्थित बाबा की प्रतिमा पर आकर्षक रोशनी एवं ऋतु पुष्पों के साथ नयनाभिराम सजावट की गई। बाबा के भक्त हितेन भंडारी ने बताया कि श्री बाबा ग्रुप जोधपुर द्वारा भव्य आरती कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी बाबा के भक्तों द्वारा रामसा पीर की आरती श्रद्धा एवं उल्लास के साथ की गई। बाबा ग्रुप के मोन्टू शर्मा ने बताया कि बाबा की आरती के पश्चात उपस्थित सभी भक्तों को प्रसादी का वितरण किया गया। इस अवसर पर त्रिपोलिया बाजार मोती चौक व्यापार संघ के सचिव दिलीप जैन, कोषाध्यक्ष धर्मचंद संचेती, संगठन मंत्री वीरेंद्र पटवा, सांस्कृतिक मंत्री नंदकिशोर सांकला, आशीष भंडारी, बबलू भंडारी सहित बाजार के प्रमुख व्यवसायियों सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष व बच्चे उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी जोधपुर के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के अंतर्गत निर्वाचन साक्षरता क्लब ELC राजकीय कन्या महाविद्यालय सुरसागर में आज मतदाता जागरूकता एप्स पर पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें छात्राओं ने वोटर हेल्पलाइन ऐप, ACI समक्ष ऐप, सी विजिल ऐप, KYC ऐप, हेल्पलाइन नंबर 1950 पर पोस्टर्स बनाए। छात्राओं ने पोस्टर्स के माध्यम से इन सभी ऐप्स में मतदाताओं को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया। प्रतियोगिता के निर्णायक प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण व्यास रहे। महाविद्यालय के प्राचार्य ने छात्राओं को इन ऐप्स के बारे में जानकारी दी। ELC प्रभारी भाग्यश्री दामचिया ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रियंका सोलंकी के प्रथम स्थान, सुमन बारासा ने द्वितीय, पायल राज पुरोहित एवं भावना सारण ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के संकाय सदस्य डॉक्टर अलका बोहरा, डॉक्टर सुनीता चावड़ा, डॉक्टर प्रियंका यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संचालन
सतीश बोहरा द्वारा किया गया। लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने गत दिनों कस्बे के लीली के बांध पर बने एक कुएं के अंदर बोरे में मिले अज्ञात व्यक्ति के शव के मामले का खुलासा कर 2 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। हत्या के लिए गुरुग्राम से हत्यारों को बुलाया गया था। थानाधिकारी श्रीराम मीणा ने बताया कि 15 सितंबर को सूचना मिली कि लक्ष्मणगढ़ से लीली को जाने वाले बांध पर एक कुएं से बदबू आ रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लीली बांध की पाल पर बने कुएं से एक कपड़े की गठरीनुमा वस्तु दिखाई दी, जिस पर बाहर निकाला गया तो अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतक की पहचान कराने के प्रयास शुरू किए। बाद में मृतक की पहचान 46 साल के आकाश सक्सेना पुत्र चंद्र प्रकाश सक्सेना निवासी मदनपुरी गुरुग्राम थाना न्यू कोली हरियाणा के रूप में हुई। वहीं पुलिस ने तकनीकी आधारों पर मौके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर मामले के खुलासे के प्रयास शुरू किए। जांच के समय मृतक के आपसी घरेलू संबंध एवं पैसों का लेन देन का मामला सामने आया, जिस पर पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 6 जनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपियों ने 4 सितंबर को मृतक आकाश सक्सेना गुरुग्राम को अपने घर बुलाकर चिन्नी से गला दबाकर हत्या करने व उसके शव को बोरी व साड़ी की बनी गुदड़ी के खोली में पैक कर उसके शव को छिपाने व साक्ष्यों को मिटाने के लिए लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के लीली गांव के पास बांध की पाल पर बने कुएं में पटक देने की वारदात करना स्वीकार किया। पुलिस ने मामले में सास बहू पिता पुत्र को हत्या व साक्ष्य मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही थानाधिकारी श्रीराम मीणा ने बताया कि मामले में अब नरेंद्र कुमार बैरवा, जयराम, टीना बैरवा, मुथरी देवी, योगेश कुमार व संतोष सहारिया को गिरफ्तार किया गया। ये 15/9 को एक सूचना मिली थी कि लीली गांव है, उसकी एक पाल पे एक पुराना कुआं है कि उसमें से बदबू आ रही है, जिस पर हम कुएं पर जाकर देखा तो एक बोरे जैसा या कोई कुएं में पड़ी हुई वस्तु दिखाई दी, जिसको ग्रामीण में पुलिस के जाब्ते की मदद से लोहे की बिलाई और रस्सा मंगवाकर उसको बाहर निकाला गया। तो एक कपड़ा, नीले से कपड़ा जिसके अंदर और अंदर उसके अंदर बोरा, उसके अंदर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली हुई थी, जिसकी गर्दन दबाकर हत्या की गई थी। उसकी डेड बॉडी जो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, जो गल सल गई थी, उसकी शिनाख्त हेतु जिला अस्पताल के मोर्चरी रूम में रखवाया गया था डीप फ्रीज के अंदर, और हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली में इसकी शनाख्तगी के लिए मैसेज किया गया। लेकिन इसकी पहचान नहीं होने पर 18 तारीख को इस डेड बॉडी को नगर पालिका के सहयोग से दफना दिया गया था। लेकिन इसकी प्रयास जारी थे कि भाई लाश किसकी है। इस संबंध में गुड़गांव हरियाणा से न्यू कॉलोनी थाना, उसमें एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी। उनसे संपर्क किया तो उन्होंने यहाँ उनके वारिसान को भिजवाया और उन्होंने अंगूठी कपड़े को देख के उसकी पहचान की। इस पर जो संदिग्ध व्यक्ति थे उनकी तलाश कर हमारी टीम ने अथक प्रयास करके इसमें 2 महिला और 4 पुरुष, जिसमें गाड़ी का चालक और एक इनका रिश्तेदार है, बाकी 4 सदस्य एक ही परिवार के हैं, इनको हमने अरेस्ट किया है। अभी इनसे क्रेटा, जो मृतक की गाड़ी है क्रेटा, उसको भी बरामद करना है और अनुसंधान जारी है। सर, इसमें मृतक का नाम क्या है और कहाँ के निवासी हैं? ये आकाश कुमार सक्सेना है। ये पीछे से अलीगढ़ का रहने वाला है, लेकिन गुड़गांव में रहता है। गुड़गांव में कोई ठेकेदारी का काम करना बताया है। तो इसके नंबरों से इनके आधार पर इनकी वो की गई, तो इसका आकाश कुमार, इसकी पत्नी वगैरह भी आई थी, तो उसने अपने पति की लाश होना शनाख्त। विराटनगर क्षेत्र में संचालित शरबती देवी महिला टीटी कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं एवं शिक्षकों को जीवन में तनाव मुक्त रहने व स्वस्थ शरीर व मस्तिष्क स्वस्थ रखने, निरोग रखने के लिए 1 दिवसीय योग ध्यान विशेष तनाव मुक्त शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर योग गुरु पूरणमल यादव ने तनाव मुक्त रहने के अनेक उदाहरण द्वारा अपने अनेकों आसन व योगासन के द्वारा समझाया। योग क्रियाएं करवाई गई। संस्थान निदेशक दिनेश सिंह ने बताया कि जीवन को तनाव मुक्त व जीवन को सुरक्षित व स्वस्थ रखने के लिए योगासन व ध्यान पर प्रकाश डाला। एवं तनाव मुक्त रहने के लिए आधुनिक जीवन में योग ध्यान करना बहुत जरूरी है। खान पीन और लाइफ स्टाइल ऐसी होगी। आज पूरा संसार इंटरनेशनल योगा डे पर स्वास्थ्य की जागरूकता, इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है। हम सबको भी योग ध्यान करके विश्व स्वास्थ्य जागरूकता में सहयोग देना चाहिए, हम स्वस्थ और फिट रह सकें।
विराटनगर मुख्य कस्बे में पालड़ी तिराहे के पास शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग जलने से लाखों का माल जलकर नष्ट हो गया। दुकान प्रभुदयाल गुर्जर की बताई गई। घटना की सूचना पर मिले चेयरमैन एवं पार्षद शिवदान फागण ने दूरसंचार के माध्यम से उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया और तुरंत प्रभाव से उचित मुआवजे की मांग की। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया गया। दुकान मालिक प्रभुदयाल गुर्जर दुकान पर पहुंचा तब दुकान से धुआं उठ रहा था। घटना के वक्त दुकान बंद थी। दुकान और इसमें रखा लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। प्रभुदयाल गुर्जर की दुकान देव बारदाना भंडार में अचानक रात को शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई, जिसमें काफ़ी मशीनें व काफ़ी सामान जल के राख हो गया। मौके पर जाकर पटवारी को उच्च अधिकारी को अवगत कराकर उसके मुआवजे की मांग की। राष्ट्रीय कैडेट कोर उप महानिदेशक एयर कमांडोर सत्येंद्र शर्मा मंगलवार को जोधपुर दौरे पर है। जोधपुर निदेशालय के ग्रुप कमांडर कर्नल गौरव सेना मेडल व समस्त टीम ने एयर कमांडोर सत्येंद्र शर्मा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया तथा क्रेडिट ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एयर कमांडोर सत्येंद्र शर्मा ने सितंबर 2023 में राष्ट्रीय कैडेट कोर के राजस्थान निदेशालय के महानिदेशक का पदभार संभाला था। उन्होंने भारतीय वायुसेना में 15 दिसंबर 1990 को फ्लाइंग ब्रांच में कमीशन लिया। एयर कमांडोर सत्येंद्र शर्मा इससे पहले प्रतिष्ठित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से स्नातक किए हुए हैं। उन्होंने दिसंबर 2020 में दिसंबर 2022 तक DSC एयर विंग में वरिष्ठ प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। इन्होंने 2014 के दौरान राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधक संस्थान फरीदाबाद से वित्तीय प्रबंधन में MPA किया। इस अवसर पर जोधपुर निदेशालय ग्रुप कमांडर कर्नल गौरव सेना मेडल सभी NCC बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर मौजूद रहे। जोधपुर निदेशालय के ग्रुप कमांडर कर्नल गौरव सेना मेडल ने उप महानिदेशक एयर कमांडोर सत्येंद्र शर्मा को ब्रीफिंग के दौरान जोधपुर में आर्मी एवं एयर विंग में चल रही गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया। मैंने एज उप महानिदेशक राजस्थान NCC डायरेक्टर टेक ओवर किया है और उसके बाद ये मेरी पहली विजिट है किसी भी जगह राजस्थान में यूनिट में आफ्टर जयपुर। सो दिस द फर्स्ट विजिट टू जोधपुर ऑल्सो एंड दो आई हैव बीन पोस्टेड हियर अर्लियर इन इंडियन एयरफोर्स एयरफोर्स इन जोधपुर, सो दैट वे आई विजिटेड जोधपुर अर्लियर। बट इस बार जो स्पेशल विजिट जो थी NCC कैडेट से मिलने के लिए और इनका ट्रेनिंग पैटर्न देखने के लिए, तो इट हैज़ बीन वेरी गुड एक्सपीरियंस। They are trained very well and all the staff, the officers, PI staff, ANOs, GCIs, they are all doing a great job and I am very happy to see the kind of training that is being imparted to NCC cadets in Rajasthan and I am sure they will do very well in future. काफ़ी अच्छा करेंगे। आपको क्या लगता है किस तरह से परिवर्तन आया है और कितना लाभ का ये जो प्रोग्राम है अग्निवीर वाला, ठीक है, ये बहुत सोच समझ के लाया हुआ प्रोग्राम है मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं गवर्नमेंट डिसीजन पे कुछ वो कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ जो यंगस्टर हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है देश सेवा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करने के लिए। महिलाओं को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिलेगी, महिलाओं को भी अपॉर्चुनिटी है उसमें। एयरफोर्स में अग्निवीर वायु आ रहा है जो महिलाओं के लिए आ रहा है, आर्मी और नेवी में भी इक्वली आएगा एंड अपॉर्चुनिटी जैसे उनको अभी मिलती है, पहले मिलती थी, उसी तरीके से बाद में भी मिलेगी। NCC में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, जिस तरह से चल रहा है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। डिसिप्लिन, जो NCC का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, उसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है। इनको ट्रेन किया जा रहा है, अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है। कि जब मैं NCC कैडेट था तो हमारे टाइम में ग्लाइडर जो कि विदाउट इंजन होता था उसमें ट्रेनिंग होती थी, आज इंजन वाले ग्लाइडर में ट्रेनिंग हो रही है। द ट्रेनिंग इज़ बेटर, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स आर बेटर एंड द परफॉर्मेंस इज ऑल्सो बेटर एंड इवन ये इलेक्टिव सब्जेक्ट बना यूनिवर्सिटी के अंदर और जिस तरह से ट्रेनिंग अभी दी जा रही है इनको एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट बनने के बाद एक और चीज़ है, आज की डेट में अगर ये A, B या C सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं तो इनका जो सिलेक्शन होता है एग्जाम्स में अंदर उनके इनको बोनस पॉइंट मिलता है। आई थिंक 5%, 3% एंड 2% A, B and C सर्टिफिकेट होल्डर्स, so that is very beneficial to them and I am sure the full support is given by the both central and state government and defense services also, so it will continue to do very well in future also, right? पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे को एक बार फिर से राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की कामना और बीजेपी में प्रचंड बहुमत से विजय के लिए एक पदयात्रा उनके समर्थकों की तरफ से निकाली गई। यह पदयात्रा सोस्ती गेट स्थित गजानन से निकाली गई, जो कि पाल बालाजी मंदिर पर जाकर संपन्न होगी। यहाँ पर प्रसादी स्वरूप 251 किलो लड्डुओं का भोग भी लगाया गया। पदयात्रा में वसुंधरा राजे के कई समर्थक ढोल थाली की थाप आगे बढ़ते देखे गए। हाथों में भगवा झंडा लिए समर्थक सोस्ती गेट से पैदल रवाना हुए।
आज हम लोग सोस्ती गेट स्थित गणेश मंदिर से ध्वज पूजा कर पाल रोड स्थित पाल बालाजी मंदिर पद यात्रा लेकर जाएंगे। पाल बालाजी मंदिर को 251 किलो का लड्डू का भोग लगाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे 2023 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव में श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बने। ऐसे कामना लेकर हम लोग यहाँ सोस्ती गेट से आज पैदल पद यात्रा निकाल रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। रेड सिग्नल तोड़ने पर यातायात संभाल रहे पुलिसकर्मी को कार चालक ने बोनट पर उछालकर 500 मीटर तक घसीटा। नींव खुदाई करते पड़ोसी फैक्ट्री की दीवार गिरी, युवक चोटिल। लोरडी पंडित जी में चोरों का आतंक, चोरियों का खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में रोष, थाने के बाहर प्रदर्शन। 8 दिनों में ट्रेनों में 368 यात्री कचरा फैलाते पकड़े, रेलवे स्टेशन का साफ सुथरा रखने की अपील। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा समर्थकों ने निकाली पैदल यात्रा, उनके मुख्यमंत्री बनने की कामना। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।